Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर लेक्चर नंबर 2। आज ही हमारा रहेगा साइकोलॉजी का। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो कल जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला गया था। मनोविज्ञान को क्या बोला गया था? आत्मा का विज्ञान। हमने एक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आपको हमने ये भी बताया था कि इसे आत्मा का विज्ञान किसने बोला था? उसको बोला जाता है अरस्तु। इसे आत्मा का विज्ञान किसने बोला था? अरस्तु ने। और एक हमने देखा था इसे मन का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन का विज्ञान। अब इसको मन का विज्ञान किसने बोला था? वो साइकोलॉजिस्ट कौन थे मन का विज्ञान बोलने वाले? पैम्पोनोसी। और इसी के साथ साथ हमने एक और देखा था जिसे जब ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया तो एक थर्ड कॉन्सेप्ट आया था जिसे चेतना कहा गया था कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो हमने कुछ ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे और इसे चेतना का विज्ञान किसने बोला था? चेतना का विज्ञान बोलने वाले कौन थे? ये विलियम वुंड। विलियम वुंड। तो हमें जो है ये कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो हैं याद होंगी जो कल हमने डिस्कस किया था। ये अरस्तु, पैम्पोनोसी और एक ही विलियम वुंड का। आज हम विलियम वुंड का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा और डिटेल में करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक डेफिनेशन दी गई है केलर के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखने हैं नाम, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। केलर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान। इन्होंने मनोविज्ञान को बोला कि मनोविज्ञान की जननी कौन है? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की जननी जो है वो है दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो मनोविज्ञान है वो कहाँ से निकल कर आया है? उसे दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। तो केलर ने एक बात बोल दी कि मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान का पिता। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का पिता कौन है तो मनोविज्ञान के पिता कहे, या फिर ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है। ये बात बोली गई है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एक लाइन दी गई है केलर के अकॉर्डिंग, केलर ने दी है। अब इसके बाद आता है, हम इसके अंदर स्टडी करेंगे विलियम वुंड। विलियम वुंड ने क्या बात कही है? देखिए विलियम वुंड क्या कहते हैं। विलियम वुंड, ये कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। विलियम वुंड ने क्या कहा? इसे चेतना का विज्ञान कहा। क्या कहा? चेतना का विज्ञान। अब विलियम वुंड ने इसको चेतना का विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने इस बात से मना कर दिया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है, क्योंकि मन को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, मन उसको आप देख नहीं सकते, तो उसका विज्ञान नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? चेतना का विज्ञान है। एक तो इन्होंने ये पॉइंट कहा। और ये जो इनका पॉइंट था ये कब स्टार्ट हो गया था? 19वीं सदी से। अगर ये पूछे कि कब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो आप ये कहेंगे कि 19वीं सदी से ये बात शुरू हो गई थी। अब इसके समर्थक में कौन कौन थे? अब अगर ये पूछा जाए कि इसके समर्थन में कौन कौन लोग थे, ठीक है, मतलब जैसे अगर कोई अपना ओपिनियन देता है तो उसको सपोर्टर भी उसके होते हैं। अब ये पॉइंट भी इसके अंदर मेन पूछा जाता है कि इसके समर्थन में कौन कौन थे। एक तो इसके समर्थन में आप लिखेंगे विलियम जेम्स इसके समर्थन में रहे। इसी के साथ साथ जेम्स सली, ये नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेम्स सली भी इसके समर्थन में रहे। और इसी के साथ साथ अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे वाइवस भी इसके समर्थन में रहे।
वाइवस के साथ साथ एक और नाम याद रखना है, टिचनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है सारे, ये सारे नेम जो है आपको याद रखने, टिचनर आदि। ये लोग कौन थे? इनके समर्थन करने वाले थे। और इन्होंने कहा कि जो ये बात विलियम वुंड ने कही है, विलियम वुंड ने कौन सी बात कही है? विलियम वुंड ने कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं, 3 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ तक डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान। अब इसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक नेम है जिसको आप लिखेंगे विलियम मैकडूगल। विलियम, आप इसके नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, विलियम मैकडूगल। मैकडूगल। अब विलियम मैकडूगल ने क्या किया कि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, विलियम मैकडूगल ने अपनी एक बुक लिख दी, और उस बुक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने अपनी बुक लिखी, बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर इस बुक का नाम हिंदी में अगर आपसे पूछ ले तो आपको हिंदी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में आप इसको बोलोगे मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा बोला जाता है। अब ये बुक आई कब थी? ये बुक आई थी 1905 में। अब ये पुस्तक लिखी गई। अब इन्होंने अपनी बुक में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है? इन्होंने व्यवहार शब्द का, किसका? व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्यवहार शब्द का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया, तो आप कहोगे कि पेज नंबर 16, इनकी बुक है उसके अंदर पेज नंबर 16 पे इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। अब इन्होंने क्या किया कि इससे पहले जो कंसेप्ट आया था चेतना, इन्होंने चेतना शब्द को गलत बता दिया। इन्होंने क्या बोला? चेतना शब्द को, जो चेतना शब्द को गलत कहा। गलत कहा चेतना। इन्होंने कहा जी चेतना शब्द गलत है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये जो इन्होंने अपनी बुक में ये बात कही कि मनोविज्ञान जो है उसके अंदर व्यवहार से रिलेटेड बात की गई है, होनी चाहिए, और ये चेतना का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, चेतना शब्द ही गलत है, इन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विलियम मैकडूगल की गई हुई बात भी आपको जो है ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो आप ये याद रखें कि इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक का नाम है क्या? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है एक सिगमंड फ्राइड का। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्रॉइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको याद रखना है, सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। ये ऑस्ट्रिया के वियना शहर से संबंध रखते थे। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से थे, तो आपको ये याद रखना है ये कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना शहर से। ऑस्ट्रिया के वियना शहर से संबंध रखते थे। वियना शहर से संबंध रखते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रही हूँ, बस उतना ही करवा रही हूँ जितना एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑस्ट्रिया के वियना शहर से संबंध रखते थे। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो थे ये डॉक्टर थे। क्या थे? यह एक पागलों के डॉक्टर थे। पागलों के डॉक्टर थे। एक और चीज़ इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। इन्होंने मन का विश्लेषण किया था। किसका विश्लेषण किया? मन का। मन का विश्लेषण किया। मन का इन्होंने क्या किया? विश्लेषण किया। और मन का जब विश्लेषण किया तो इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। अब कुछ विश्लेषण किया तो कोई सिद्धांत भी देंगे, और इनका जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद
सिद्धांत इन्होंने दिया। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। तो पॉइंट यहाँ पर लर्न करने वाले क्या हो गए? फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाता है कि ये जो है फियाना शहर से संबंध रखते थे, ये एक डॉक्टर थे और एक विश्लेषण इन्होंने किया। लेकिन विश्लेषण किस पे किया इन्होंने? मन का विश्लेषण किया। इसीलिए जो इनका सिद्धांत था वो था मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगी। ये कुछ बातें हैं किसके बारे में है? ये बातें सारी, ये आपकी सारी बातें हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में, जो आपको याद रखनी है सिगमंड फ्राइड की। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, इन्होंने जो विश्लेषणवाद का जब सिद्धांत दिया तो इन्होंने मन को जो है 3 तरह के मन बताए। ठीक है, इन्होंने 3 तरह के मन बताए। एक इन्होंने कहा, एक आपका मन होता है चेतन मन। क्या होता है? चेतन मन। एक होता है अर्धचेतन मन। क्या है? एक है आपका, सेकंड नंबर देखेंगे यहाँ पे, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन एक होता है, यहाँ पर इन्होंने दिया। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा इन्होंने टाइप जो बताया है वो टाइप इन्होंने बताया अचेतन मन। अचेतन मन, इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं अचेतन मन की। अचेतन मन वो होता है जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको आप क्या बोलेंगे? अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जिसको बोला जाता है। अब ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग जो है मतलब बात करते हैं तो इसमें इंसान जो है सुखवादी स्टेज में होता है। मतलब उसको क्या है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करना है, अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता है इनडायरेक्टली। जनरली अगर हम बात करें तो बच्चों में कौन सी पूछा जाए कौन सा मन होता है, तो छोटे बच्चों में अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको इद भी कहा जाता है, जिसको इद भी कहा जाता है। और या फिर अगर इससे आपसे और नाम अगर आप याद रखें तो इसको सुखवादी भी कहा जाता है। सुखवादी स्टेज भी इसको बोला जाता है, इसी को सुखवादी स्टेज भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि इच्छाओं को कैसे पूरा करता है? इनडायरेक्टली अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। इनडायरेक्टली नीड्स जो हैं फुलफिल करता है। ये चीज़ आप याद रखना कि अपनी इच्छाओं को इनडायरेक्टली फुलफिल करता है। उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी इच्छाओं को जो है वो पूरा करना चाहता है। यही उसका क्या होता है यहाँ पर, उसका उद्देश्य होता है। अब अगर इसके बाद आता है जो चेतन और अचेतन दोनों के बीच की स्टेज होती है, उसको बोलते हैं अर्धचेतन मन। अब अर्धचेतन मन को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इसको बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड। और इसी को एक नाम और बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। इसी को हम सुपर ईगो भी बोलते हैं। और इसी को एक और नाम से भी हम बुला सकते हैं आदर्शवाद। इसको हम बोल सकते हैं, नहीं आदर्शवादी इसको नहीं बोलेंगे, तो आप इसको सबकॉन्शियस माइंड और सुपर ईगो स्टेज बोल सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट चेतन मन की, तो चेतन मन कौन सा होता है? चेतन मन होता है कॉन्शियस माइंड। क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? यहाँ पर आप जो है कौन सी स्टेज में है? सुपर ईगो स्टेज में। इसी को सुपर ईगो स्टेज भी बोला जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, बट ये नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुपर ईगो स्टेज भी इसी को बोला जाता है। इसी को ही आदर्शवादी स्टेज भी बोला जाता है। आदर्शवादी स्टेज, इसी को आदर्शवादी स्टेज भी बोला जाता है। और इसी को आप कहेंगे कि हम यहाँ पर अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं? डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या करते हैं? नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। डायरेक्टली नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये दो सिचुएशंस है, इन दोनों के बीच में ये आ जाता है आपका अर्धचेतन में। अब आपको समझना क्या है? समझने का मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल से अगर मान लो कि जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये बहुत सी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए तो आपको एक पर्स गिरा हुआ मिला। अब उस पर्स को उठाते ही आपके मन में एक तो ये इच्छा आ सकती है कि इसमें से पैसे निकाल कर अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली जाए। दूसरा ये विचार आ सकता है कि इसके अंदर देखें एड्रेस कुछ मिलेगा जिसका है उसको लुटा दिया जाए। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप इन दोनों सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं कि अब क्या करें, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अचेतन मन, तो अचेतन मन वो स्थिति है, वो सिचुएशन है जिसके अंदर पर्स उठाते ही आपको ये लगा कि इसमें से पैसे निकाल कर मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँ।
तो इनडायरेक्टली आप क्या चाहते थे, अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते थे। मतलब वो पैसे आपके हक के नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली आपने सोचा कि जैसे ही पैसे हाथ लगे तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अचेतन मन, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। और इसी को हम बोलते हैं सुखवादी सिचुएशन, मतलब हम कुछ करना नहीं चाहते, हमें सब मिल जाए। सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर आपने उसको देखा और अभी आप सोच रहे हैं कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, मतलब इसमें से पैसे निकालूं या फिर इसको वापस कर दूं, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है, तो वो सिचुएशन कहलाती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड। कि आप फंसे हुए हैं, आप अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको करना क्या है। थर्ड स्टेज आती है जब आपने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे ऐसे काम नहीं करने, मैं इसके अंदर से एड्रेस देकर इसे रिटर्न कर देंगे जिसका भी ये पर्स है। तो जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड अचेतन मन, जिसको आप बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, जिसको आप क्या कहेंगे, आदर्शवादी सिचुएशन कहेंगे। मतलब कि आप डायरेक्टली अपने नीड्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अपने आप को, दिमाग को सेटिस्फाई करेंगे, और आप ऐसे गलत तरीके से जो है काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 सिचुएशन होती हैं जो किसने दी है, ये सिगमंड फ्राइड ने दी है। पूछा जाएगा सिगमंड फ्राइड ने मन को कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 में। कौन कौन से, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन, राइट। और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी होती हैं। तो चलिए इसके बाद कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब विलियम वुंड की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अभी तक जो विलियम वुंड का कंसेप्ट चल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं आगे। यहाँ पे पॉइंट था विलियम वुंड का। विलियम वुंड, विलियम वुंड। अब विलियम वुंड की अगर बात करते तो हमने ये चीज़ देखी थी विलियम वुंड के बारे में, जब हमने देखा था तो विलियम वुंड ने क्या कहा कि मन जो है किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान। क्या है, मनोविज्ञान के बारे में विलियम वुंड ने कहा कि ये चेतना का विज्ञान है। इन्होंने चेतना की बात की थी, चेतना, चेतना का विज्ञान है। ये बात हमने इसकी विलियम वुंड की मान ली थी, और ये बात चली भी सही, माना गया, क्योंकि इसने आत्मा को और मन का विज्ञान दोनों को रिजेक्ट किया और ये बोला कि चेतना का विज्ञान, ठीक है। अब इसने यहाँ पर क्या कहा, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, इसकी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब ये 2 शब्द से मिलकर बना है, मन और ये विज्ञान। अब ये कहते हैं कि ये विज्ञान है, तो विज्ञान है तो मतलब क्या है, ये प्रयोग होगा, मतलब कोई तो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा जब इसको विज्ञान बोल रहे हैं, मनोविज्ञान। तो ये प्रयोग पर आधारित है। अगर विज्ञान प्रयोग पर आधारित है तो मनोविज्ञान भी प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, मतलब इसमें भी, मनोविज्ञान में भी कोई ना कोई प्रयोग होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, विलियम वुंड ने पहली बार मनोविज्ञान पे प्रयोग कर दिया। अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान पे सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो आप कहेंगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मनोविज्ञान पे विलियम वुंड ने कर दिया, और उसने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए, ठीक है, अपने सिद्धांतों को सिद्ध करके दिखाया इसने। फिर विलियम वुंड ने क्या किया, 1817, ये रुका नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ नया करता ही गया। 1879 में इसने क्या किया, जर्मनी में, 1879 में इसने जर्मनी में एक लिप्जिंग शहर है, जिसको अगर आप लिखेंगे तो हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर, कौन सा शहर है, लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसने क्या किया, एक साइकोलॉजी की लैब लगा दी। लिप्जिंग शहर में इसने एक साइकोलॉजी की लैब लगा दी, साइकोलॉजी की लैब खोल दी। कहाँ खोली, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और इसीलिए इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अगर ये एक और नाम अगर इनको दे दिया जाए कि अब इनको और क्या बोला जाए, इनके अलग अलग नाम, जैसे जैसा जो काम करता है उसके वैसे नाम रख दिए जाते हैं। तो अब इसको क्या बोल दिया गया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अगर पूछ लिया जाए कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक है विलियम वुंड। पहला विज्ञान, मनोविज्ञान में पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किसने किया, विलियम वुंड ने।
1879 में जर्मनी में किसने सबसे पहले ये लैब खोली? विलियम वुंट ने। और उस लैब कहाँ खोली गई? लिप्जिंग शहर में खोली गई। तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। अब इसके बाद आता है एक जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस विधि के थ्रू किया, उस विधि को बोला जाता है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि ये तो ये चीज़ें जो हैं इनके बारे में क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होगी। अब विलियम वुंट की अगर बात करते हैं, विलियम वुंट के बारे में कुछ और अगर डिस्कस करें तो इन्हें जो है संरचनावाद जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इनका, जैसे इन्होंने बात की ना मन के ऊपर, चेतना के ऊपर जब बात की इन्होंने, तो इसके कुछ समर्थक भी रहे। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनके समर्थक कौन थे, तो समर्थक के अंदर आपको इनके नाम याद रखने हैं। टिचनर भी इनके साथ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। टिचनर ने इनका साथ दिया था। कुछ नेम्स मैंने पहले भी लिखवाए थे, तो वो भी आपको जो है यहाँ पर याद रखनी है। तो इस चीज़ों को क्या है, आप याद रखिए। आई होप यहाँ तक ही आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को अलग अलग करने का काम किसने किया, तो आपको यही नाम याद रखना है, विलियम वुंट ने। तो इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों को अलग करने का काम किया, दोनों को स्वतंत्रता दिलाई। अलग करने से बेटर ये कहेंगे कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को स्वतंत्रता दिलवाई, या दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग किया। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आती है एक और पॉइंट आता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो आज के टाइम में जो आपका जो लिप्जिंग शहर में जो साइकोलॉजी लैब खोली गई थी, वो आज किस नाम से जानी जाती है? वो आज के समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ भी है, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, राइट। तो आप ये कहेंगे, अगर ये पूछ लिया जाए कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को कब अलग अलग किया गया था, तो इसको 1880 में, ये चीज़ भी याद रख लेना कि इसको 1880 में, कब 1880 में मनोविज्ञान को और दर्शन शास्त्र को जो है अलग अलग कर दिया गया था, राइट। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्वतंत्र मनोविज्ञान का जनक। फिर एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है, जिसको बोलते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? स्वतंत्र मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो ये भी कौन हो जाएगा? विलियम वुंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको जो है क्लियर होगी। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या जो है आज डिस्कस किया है। देखिए यहाँ तक ये चीज़ें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ये आत्मा का विज्ञान देखा, अरस्तु, मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट ने जो ये बात कही। और इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पेज पे हमने केलर की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। केलर की डेफिनेशन के बाद हमने जो है ये विलियम वुंट का देखा, विलियम वुंट ने क्या क्या बातें की हैं। विलियम वुंट के साथ साथ हमने सिगमंड फ्राइड को भी डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसके टाइम से नोट्स बना सकते हैं। और अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।